एपिसोड 1। धोखा। और तुम कौन हो? समुद्र में एक लड़की बोट में खड़ी थी। उसके सामने एक 55 साल का आदमी और 30 साल का एक लड़का खड़ा था। उस लड़की का सफेद सूट पूरी तरह खून से सना हुआ था। उस लड़की के हाथ से खून बह रहा था, पर खून से ज्यादा उसकी आंखें लाल थी। उस लड़की ने सामने खड़े आदमी से पूछा, क्यों 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 संजय अंकल, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। तो आप मुझे क्यों मार रहे हो? और प्रशांत, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी बात सुनकर प्रशांत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी शैतानों से कम नहीं थी। संजय ने कहा, ओ आकांक्षा, कितनी भोली हो तुम। मैंने कहा और तुमने मान लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नो बेबी नो, मुझे तुम्हारी उस दौलत से, उस महल जैसे घर और सबसे ज्यादा तुम्हारे बिजनेस से प्यार है, जो अब मेरा है। और अब जब मेरा सच्चा प्यार मेरे पास है, तो मैं तुमसे प्यार का नाटक क्यों करूं? यह कहते वक्त वो अपने हाथ में पकड़े चाकू को आकांक्षा के चेहरे पर फेरते हुए नीचे ले जा रहा था। उसने वो चाकू उसके पेट में घुसा दिया। आकांक्षा की आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। उसने आखिरी बार आंखें उठाकर अपने संजय अंकल की तरफ देखा, जो उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। संजय ने आगे आकर उसे गले लगाकर उसके कान में कहा, मेरा प्यारा बच्चा, जाकर अपने मरे हुए माँ बाप के पास खुश रहना और हमें यहाँ खुशी से जीने देना। इतना कहकर उन्होंने आकांक्षा को पानी में धक्का दे दिया। आकांक्षा समुद्र की गहराइयों में डूबने लगी। उसकी आंखों के सामने एक 11 साल की बच्ची का चेहरा आने लगा, जो एक बड़े से गार्डन में खेल रही थी। उसके पीछे पीछे उसके पापा घूम रहे थे। उन्होंने कहा, अक्षु बेटा चलो, मम्मा बुला रही है। तुम नहीं आई तो तुम्हारे साथ मुझे भी मार पड़ेगी। या तुम अपने पापा को मार खाते हुए देखना चाहती हो? यह सुनकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा, चलो पापा, अक्षु को भूख लगी है। ये कहकर वो अपने पापा के साथ घर में जाने लगी। वो काफी बड़ा घर था, बिल्कुल एक महल की तरह। किचन से एक औरत की आवाज आई। औरत ने कहा, आ गए आप दोनों, जल्दी आइए, नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वो तीनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। वो सभी काफी खुश थे। 3 लोगों का यह छोटा परिवार एक दूसरे के लिए काफी था। लेकिन फिर उनके परिवार में संजय अरोरा नाम का शख्स आया, जो वीना जी और महेश जी का कॉलेज फ्रेंड था। और उसके बिजनेस में कुछ परेशानी हो रही थी, और जिसके कारण वो महेश जी की मदद मांगने आया था। और जिस तरह से वो उनके घर को देख रहा था, उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। पर शायद वीना और महेश ने ये नहीं देखा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने उसकी मदद की और अपनी कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स भी संजय को दे दिए। पर संजय अरोरा की नजर तो कहीं और ही थी। धीरे धीरे संजय का बिजनेस भी चलने लगा। उसका महेश के घर आना जाना भी काफी बढ़ गया, और वह उसकी कंपनी में भी काफी आया जाया करता था। महेश राठी कॉर्पोरेशन के मालिक थे। उनकी कंपनी देश में काफी बड़े लेवल पर काम किया करती थी। उनकी कंपनी अलग अलग तरह के बिजनेस भी करती थी, और उस पर संजय की बुरी नजर पड़ चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपने लोगों को राठी कॉर्पोरेशन में प्लान करना शुरू कर दिया था, जो उसे वहां हो रहे हर काम की खबर देते थे। एक दिन उसे पता चला कि महेश राठी अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर के बाहर उसके पहाड़ी वाले विला में जा रहा है। संजय ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए, जिससे उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। उसने सोचा था उन सबकी मौत के बाद वो उनकी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर कब्जा कर लेगा। तभी उसे पता चला था कि वो उनकी बेटी को साथ नहीं ले गए थे। साथ ही यह भी पता चला कि महेश राठी की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस आकांक्षा के नाम पर है, जो उसके 20 साल के होने तक उसे नहीं मिल सकता था। पर अगर इस बीच उसे कुछ हुआ तो सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। इसीलिए वो उसके 20 साल के होने तक का इंतजार करने लगा। संजय ने कोर्ट से उसकी कस्टडी भी ले ली थी, क्योंकि महेश के परिवार में और कोई नहीं था। इसीलिए उसे आकांक्षा की कस्टडी मिल गई। अपने माता पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी पहले की तरह नहीं रही। वह अपने मम्मी पापा की राजकुमारी थी। लेकिन संजय उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, क्योंकि वह उसकी बेटी नहीं है। इसीलिए वह उससे ऐसा रूखा बिहेवियर करते हैं। पर हर महीने की 5 तारीख को उनका सबका बिहेवियर बदल जाया करता था। उस घर का हर इंसान उससे प्यार से बात करता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस दिन वकील साहब उसके मंथली अलाउंस का चेक देने और उसकी देखभाल के बारे में जानने के लिए आते थे। संजय अरोरा ने उसे स्कूल
और कॉलेज भी इसीलिए पढ़ने दिया था क्योंकि कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस थे कि आकांक्षा की पढ़ाई पर कोई भी असर पड़ा तो वह उसकी कस्टडी संजय अरोरा से वापस ले लेंगे। अब जाकर आकांक्षा को समझ आ रहा था कि क्यों संजय जी उसे प्रशांत के साथ जर्मनी लेकर आए थे, ये कहकर कि उसका बर्थडे वहां सेलिब्रेट करेंगे, पर उन्होंने तो उसे यहाँ लाकर मार ही दिया क्योंकि अब वह 20 साल की हो गई थी तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर हो गई थी, जो कि उन्होंने धोखे से पहले ही अपने नाम करा ली है। यही सब सोचते सोचते वह समुद्र की गहराई में डूबने लगी। अब पानी में उसका अक्स भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये देखकर संजय जी और प्रशांत मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। वहीं एक लग्जरी शिप पर एक आदमी बड़े से टेबल के पास बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। उसकी उंगलियां बहुत ही अच्छे तरीके से लैपटॉप पर चल रही थी। उसके हल्के डार्क ब्राउन कलर बाल समुद्र की हवा से लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। पूरा शिप सिर्फ ब्लैक यूनिफॉर्म में खड़े बॉडीगार्ड से भरा हुआ था। कुछ लोग पानी की गहराई में कुछ ढूंढ रहे थे, पर शायद उन्हें वह चीज मिल नहीं रही थी। तभी उस आदमी का फोन बजा। उसने देखा फोन पर माँ नाम फ्लैश हो रहा है। उसने अपनी गहरी काली आंखों से उस फोन को घूर कर देखा, फिर कुछ पल बाद फोन उठा लिया। फोन उठाकर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, श्लोक अग्निहोत्री, मैं जानती हूँ तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर वापस नहीं आए तो याद रखना कि तुम वसुंधरा अग्निहोत्री से बात कर रहे हो और मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। श्लोक ने फोन को घूर कर देखा और फिर वापस लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगा। तभी उसका असिस्टेंट वहां आया। श्लोक ने अपनी कोल्ड वॉइस में उससे पूछा, क्या तुम्हें वह मिला? उसका असिस्टेंट उसकी आवाज सुनकर डर से कांपने लगा, फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, नहीं बॉस, हमें वह नहीं मिला। पर श्लोक ने कहा, पर क्या? असिस्टेंट ने कहा, बॉस, हमें एक लड़की की बॉडी मिली है। यह सुनकर श्लोक ने कहा, अगर वह मर गई है तो तुम्हें उसे मछलियों का खाना बनने देना चाहिए था, तुम उसे ऊपर क्यों लाए? यह सुनकर असिस्टेंट ने मन में कहा, बॉस, क्या आपके पास दिल नहीं है? वो ये सोच ही रहा था कि उसे श्लोक की आवाज सुनाई दी। मेरे बारे में मन में विचार बना लिए हो तो जाकर वो ढूंढो। असिस्टेंट ने होश में आते हुए कहा, बॉस, हमने उसकी नब्ज चेक की है, वह जिंदा है। यह सुनकर श्लोक खड़ा हो गया और अपनी शर्ट ठीक करते हुए उसने कहा, चलो देखते हैं। वो शिप के पीछे वाले हिस्से में आ गए। उसे देखकर सब अपना सर नीचे झुकाने लगे। श्लोक ने सामने देखा, रेस्टिंग चेयर पर एक लड़की लेटी थी। उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। उसके कपड़े भी उसके शरीर से चिपके हुए थे। वह दूर से उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर न जाने क्यों उसके कदम अपने आप उस तक पहुंच गए। उसने उसका हाथ पकड़कर देखा और उसकी गर्दन की नब्ज चेक की, जिससे वो चौंक गया। श्लोक ने मन में कहा, शायद ये लड़की 4-5 घंटों से पानी के अंदर थी, लेकिन तब भी यह जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने उसे घुमाया और उसके हल्के हाथ से उसकी पीठ को सहलाने लगा और फिर थोड़ा जोर लगाकर उसकी पीठ को दबाया, जिससे लड़की के मुंह से पानी निकलने लगा। श्लोक उस लड़की को गोद में उठाकर अपने प्राइवेट चैम्बर में ले जाने लगा। उसे इस तरह जाता देख सब हैरान थे, क्योंकि उनके बॉस किसी लड़की के पास नहीं जाते थे। तभी श्लोक ने रुककर उसके असिस्टेंट को आवाज दी, देव। देव तुरंत उसके पास आ गया। श्लोक ने कहा, मेरा मेडिकल बैग मेरे रूम में लेकर आओ। इतना कहकर वह चला गया। उसको जाता देख देव ने लंबी सांस ली और सामान लेने चला गया। श्लोक ने आकांक्षा को बेड पर लिटाया। वो एक काफी बड़ा और लग्जूरियस कमरा था, जिसमें सारी सुविधाएं थी। उसे बड़े से बेड में आकांक्षा का पतला शरीर कहीं दिख ही नहीं रहा था। श्लोक की नजर उस पर ही थी। तभी बाहर से दरवाजा नॉक करने की आवाज आई। श्लोक ने दरवाजा खोला और अपना मेडिकल बैग लेकर तुरंत दरवाजा देव के मुंह पर बंद कर दिया और देव बस शॉक में वहीं खड़ा रह गया। अंदर श्लोक ने आकांक्षा को देखा। फिर धीरे धीरे बेड के पास पहुंचकर उसने उसके घाव को चेक करना शुरू किया। उसने देखा उसके पेट पर और उसकी बाह पर काफी गहरा कट था, जैसे उस पर चाकू से वार किया गया हो। उसने एक पल के लिए उस लड़की को देखा और सोचा, इतनी बुरी तरह एक छोटी सी लड़की को कौन मार सकता है। उसने अपने ख्यालों को एक तरफ करके आकांक्षा के कपड़ों को एक एक करके अलग करना शुरू किया। उसका शरीर हल्का नीला होने लगा था। इतने समय से पानी में रहने के कारण उसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इस समय भी श्लोक के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे, जैसे कि उसके सामने कोई हो ही ना। उसने उसके सफेद रंग के सूट को उसके शरीर से अलग किया।
वो एक नाजुक सी लड़की थी। उसने देखा कि उसकी ब्रा में कुछ चमक रहा था। वो उसे लेने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। फिर भी उसने उस चमकती हुई चीज को निकाला और वो ये देखकर हैरान हो गया कि उस लड़की के पास जाते ही उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। श्लोक ने उसी हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा और फिर सोचा शायद ये उसका वहम था। उसने अपने हाथ की ओर देखा, उसमें एक नीले रंग का हीरा था। वो हीरा लगभग उसकी हथेली जितना बड़ा था। ये वही चीज थी जो वो लोग समुद्र में ढूंढ रहे थे। असल में जब ये डायमंड प्लेन से लाया जा रहा था तब उस प्लेन में ब्लास्ट होने के कारण वो समुद्र में गिर गया था। यह 200 साल पुराना स्काई ब्लू कलर का एक बड़े साइज का डायमंड था जिसका प्राइस लगाना काफी मुश्किल था। उसका नाम हार्ट ऑफ द ओशियन था। उसको पाने के लिए ही कुछ लोगों ने उस प्लेन में ब्लास्ट करवाया था, पर वो उन्हें नहीं मिल पाया। श्लोक ने उस डायमंड को एक ड्रॉर में रखा और आकांक्षा की तरफ देखकर अपना मेडिकल बॉक्स खोला। उसने उसके घावों को चेक किया। उसने देखा कि चाकू से काफी अंदर तक वार किया गया था, जिससे घाव पर टाके लगाने की जरूरत थी।